हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी का समर वेकेशन काफ़ी अच्छा रहा हो। और अब 1 जुलाई से आप लोगों के स्कूल ओपन होने वाले हैं। और ये भी देखा जाएगा कि जैसे मिड जुलाई आज आएगा या आफ्टर मिड जुलाई आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो स्कूल्स के अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स कंडक्ट नहीं भी कराते हैं। हालांकि जो आपका PT1 टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट पहला जो एग्जाम्स होगा, उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर आपका आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। चारों बुक का पहला पहला चैप्टर आएगा ही आएगा। क्लियर। तो अभी हम लोग जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड या सारे चैप्टर्स का मैंने एक PDF बनाया हुआ है। उस PDF में चैप्टर के मेन टॉपिक और इसके साथ साथ चैप्टर के जो सब टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट या उनकी डेफिनेशन जो हो गई, वो सारी चीज़ें मैंने उस PDF में मेंशन कर रखी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। हमारी सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें अगर हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं और इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर चीज़ को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल है वो हमारे लिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अब ज़रा इसको एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपके पास फ़ोन है। फ़ोन क्या है? फ़ोन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, आप उसको चला पा रहे हो, आप उसके फीचर्स को यूज कर पा रहे हो। इकोनॉमिकली आपके पास में है तो जाहिर सी बात है आपने उसे परचेज किया होगा या आपके पेरेंट्स ने परचेज करके आपको दिया होगा, यानी इकोनॉमिकली फिजिबल है वो। फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल है, मतलब कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो फ़ोन क्या है? फ़ोन अब हमारी नीड्स को भी फुलफ़िल कर रहा है। फॉर एग्जांपल्स जैसे कम्युनिकेशन के लिए, फिर इसके साथ साथ बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है फ़ोन हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है। तो फ़ोन क्या हो गया? फ़ोन एक रिसोर्स हो गया इस चीज़ को ले कंसिडर करते हुए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो वो सारी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, वो सभी रिसोर्सेज होगा। लेकिन वो चीज़, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो वो हमारे लिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रिसोर्सेज। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्लियर। तो इस एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो गया रिसोर्सेज क्या है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज को क्लासीफाई कैसे किया गया है। रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। जो पहला बेसिस है वो है बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उनके ओरिजिन के बेस पर, रिसोर्सेज के ओरिजिन के बेस पर दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला है बायोटिक, सेकंड है अबायोटिक। बायोटिक में वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अबायोटिक में वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट, ये सब बायोटिक हो गए। फॉर रॉक्स, मेटल, वाटर, एयर, मिनरल्स, ये सारे अबायोटिक हो गए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप के क्लासीफाई किए गए हैं रिसोर्सेज। पहला है रिन्यूएबल, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो नेचर के थ्रू हमें मिल रहे हैं और वो कंटिन्यू मिल रहे हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं और फिर से उनको जनरेट भी किया जा सकता है। जैसे सोलर, विंड, वाटर, टाइडल, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो एक फाइनाइट, जो एक लिमिटेड स्टॉक में है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ETC, ये सभी क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ
ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। जैसे इंडिविजुअल के बेसिस पर प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे जैसे फार्म लैंड हो गया, हाउस हो गया, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हो गए, जैसे पॉन्ड्स हो गया, ग्रेजिंग लैंड्स हो गया, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स हो गए। नेशनल रिसोर्स में क्या आता है, रेलवे, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सभी नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल, ओशियन, स्पेस, अंटार्कटिका, राइट, ये जो है अंटार्कटिका एक अलग जो है हमारा पाया जाता है कॉन्टिनेंट, वो सभी क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है हमारे। ये थर्ड टाइप का रिसोर्स है। फोर्थ टाइप का रिसोर्स जो होता है वो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस, मतलब पोटेंशियल इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स का क्या मतलब हो गया, अवेलेबल बट अनयूज्ड। जैसे बहुत सारा रिसोर्सेज है लेकिन उसका भी यूज नहीं किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर राजस्थान में सोलर, विंड हो गया, ये सभी चीज़ें राजस्थान में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इसका रिसोर्स हम अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, डेवलप्ड, मतलब सर्वे किया गया है, क्वालिटी नोन है, इन यूज चल रहा है, मतलब इन यूज्ड है ये डेवलप्ड रिसोर्सेज, कि यस वो रिसोर्सेज फाइंड आउट किया जा चुका है और उसको जो है यूज भी किया जा रहा है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक में अवेलेबल है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उसका यूज नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। फोर्थ क्या है, रिजर्व, कैन बी यूज्ड विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नॉट एट स्टार्ट, टेक्नोलॉजी भी है, यूज भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो रिजर्व्स होते हैं हमारे, राइट। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सबसे हाईएस्ट रिजर्व लिथियम का भी जम्मू कश्मीर में पाया गया था, राइट, तो वो रिजर्व कैटेगरी में है। वो जो है अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज भी किया जाता है बट उनको स्टार्ट नहीं किया गया है यूज करना, तो वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज होप आप सभी को समझ में आया होगा। पीडीएफ के थ्रू आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्लियर इट वाज बिलीव्ड रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लीडिंग टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज, दीज कॉज मेजर प्रॉब्लम, राइट। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने रिसोर्सेज का काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्सेज को एज ए फ्री गिफ्ट समझते थे, राइट। तो किसी भी चीज़ को फ्री गिफ्ट समझना, किसी भी रिसोर्स को फ्री गिफ्ट समझना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली हार्म कर सकता है। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो देखते हैं। सबसे पहले बात, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिए गए, इससे क्या हुआ, रिसोर्सेज की कमी आ गई, राइट। जो इसको बोला जाता है ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोगों के लालच के चक्कर में रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज किया गया कि रिसोर्सेज का क्या हो गया, डिप्लेशन हो गया, काफ़ी सारे रिसोर्सेज कम हो गए। दूसरा प्रॉब्लम ये देखा गया कि अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स टू हैंड। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी थी, जो लोग रिच थे, जो लोग इकोनॉमिकली फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थे, वो रिसोर्सेज का यूज ज़्यादा कर पाए, और जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिन लोगों के पास में फिनांस नहीं था, उन लोगों ने रिसोर्स को ज़्यादा यूज नहीं कर पाए, राइट। तो जो सोसाइटी थी वो हैव्स एंड हैव्स नॉट में डिवाइड हो गई, राइट। थर्ड इश्यूज जो सबसे बड़ा देखा जाता है, अर्लियर जो ह्यूमंस थे उन्होंने रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया। इसकी वजह से जो थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कॉज ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मतलब कि ये जो रिसोर्सेज हम लोगों ने यूज करा, या अभी भी जो लोग यूज कर रहे हैं, उसका मोस्टली इकोनॉमिक बेनिफिट निकाला जाता है, लेकिन उस इकोनॉमिक बेनिफिट के चक्कर में उस इकोनॉमिक बेनिफिट के बिहाइंड जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो हमारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे अगर सपोज एग्जांपल के तौर पर ट्री क्या है, ये भी एक रिसोर्स है, राइट। जैसा हम लोग अभी देखे थे, बायोटिक रिसोर्स है। बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे फॉरेस्ट का कट जाना या बहुत सारे फॉरेस्ट को रिमूव कर देना, इससे क्या क्रिएट हुआ, इससे जो पॉल्यूशन इंक्रीज होने लगा, इससे जो रेनफॉल है वो डिग्रेड हो गई, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई,
ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है वो जो है काफ़ी ज़्यादा वो क्रैक हो गई, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वेव रेज है सन की वो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म करने लगी। फिर लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपको, ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। आपके एग्जाम्स में आएगा कि अर्लियर जो ह्यूमंस थे उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपको मालूम होने चाहिए, राइट। आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब क्या है समझते हैं, देखते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ये बोलता है कि हमारा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट आप करो बट उस डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट हमारा हार्म ना हो, राइट। और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है और जो वो भी हार्म नहीं होनी चाहिए, राइट। इस दो चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इसीलिए मेंशन किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और इसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड को कंप्रोमाइज भी ना करे, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज का कि इन्वायरमेंट ना डैमेज हो, और दूसरा जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है वो भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं, ऐसा डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्लियर। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये डेफिनेशन काफ़ी बारी आता है। तो इस चीज़ को आपको रट लेना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले समझना है और उसके बाद फिर जो है इसको मेमोराइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस दो चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट हमारा डैमेज ना हो और दूसरा जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। फिर इसके साथ देखते हैं कि जो ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे थे, जब रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा डैमेज होने लगा, तो उस समय पूरे ग्लोब में एक समिट हुई। ये समिट हुई ब्राज़ील में 1992 में। इस समिट का नाम रखा गया रियो अर्थ समिट, राइट। इस अर्थ समिट में ये चीज़ रेक्टिफाई की गई कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए जो है ये समिट हुई। इसमें 100+ कंट्रीज़ ने जो है ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं किस टॉपिक पर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, राइट। और एंडोर्स करते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 को जो है अडॉप्ट करते हैं। 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। एजेंडा 21 उसका एक कंक्लूजन निकाला गया था, अडॉप्ट किया गया था, जैसा मैंने बताया अभी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इसका एम था कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करना, पॉवर्टी डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू जो पॉवर्टी और डिसीज होती चली जा रही हैं पूरे ग्लोब पे, उस चीज़ पे कंट्रोल पाना, पॉवर्टी को रिमूव करना या ख़त्म करना। इसके साथ साथ एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो कंट्रीज़ हैं, कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह हो गई या जो लोकल लेवल पे सोसाइटी हो गई, वहाँ पे किस तरीके का डैमेज हो रहा है वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को रेज कर सकते हैं, राइट। तो एजेंडा 21 उसी को बोलते हैं। एजेंडा 21 को सिंपल सी लैंग्वेज में समझने के लिए कि एजेंडा 21 21st सेंचुरी में जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में होना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स का पूछा भी जाता है। 3 टाइप हैं और तीनों जो है पूछे जाते हैं। देखते हैं इनको, समझते हैं क्या है ये।
प्लानिंग जो होती है, जैसे रिसोर्स प्लानिंग क्या हो गया कि रिसोर्स प्लानिंग जैसे रिसोर्स को यूज करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और फिर उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए और उसको हमारे डेवलपमेंट में यूज करने के लिए, लाइक एज अ होल सोसाइटी, होल कंट्री को डेवलप करने के लिए रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है, उसकी पूरी एक प्लानिंग होती है, राइट। उसी को बोला जाता है रिसोर्स प्लानिंग। देखते हैं ये तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इन 3 लेयर में होती है, 3 प्रोसेस में होती है बोल सकते हैं। पहला जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज पाया कहाँ जा रहा है, राइट, और कितने मात्रा में पाया जा रहा है, कहाँ पे पाया जा रहा है, क्या उसके आसपास मार्केट है या नहीं है, उसके आसपास और क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट की जाती हैं। जैसे हमारे जो मिनरल्स हो गए वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, उड़ीसा में ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट, फिर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर झारखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ सब हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री का मतलब यही है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रिसोर्सेज कहाँ पे पाया जा रहा है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कौन सा रिसोर्सेज पाया जा रहा है, राइट, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। सेकंड है हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, हमारे पास जो लेबर हो गए, हमारे जो इंजीनियर्स हो गए, उनके पास स्किल्स है या नहीं है, राइट। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास उस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप है या नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर के, जैसे एल्युमिनियम एक रिसोर्सेस है, उसको लेकर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नालको, बाल्को, राइट, ये सभी क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं हमारे, राइट, उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी रिसोर्स की प्लानिंग स्ट्रक्चर करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उनकी वेल प्लानिंग करने के लिए। थर्ड है हमारा वो है मैचिंग प्लान्स। मतलब मैचिंग प्लान्स का ये मतलब होता है कि मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। फिर इंडिया ने इसको लेकर के एफर्ट क्या किया है, इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स को बनाया है। मतलब जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और 2 साल कुछ मंथ कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लग गए, 1951 में इंडिया ने पहला प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान जिसको बोला जाता है, राइट। इस 5 ईयर प्लान में ये देखा गया कि इस 5 ईयर प्लान में ये समझाया गया, ये बताया गया, ये प्लान किया गया कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन से टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं, कितने फिनांस हमारे हैं, कि ताकि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कराया जा सके, राइट। तो वो हमारा 5 ईयर प्लान में हुआ। तो इंडिया का जो एफर्ट रहा है वो ये रहा है कि आज़ादी के बाद जो है 5 ईयर प्लान सेटअप किए गए, जिसमें हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस प्लान में जो है डिस्क्राइब किया गया। क्लियर। देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। सिंपल से समझते हैं कि अगर रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। इसी कंजर्वेशन को लेकर के आपकी बुक में 3 पॉइंट दिए गए हैं, 2 रिपोर्ट दी गई है और एक गांधी जी का व्यू दिया गया है। गांधी जी रिसोर्सेज को लेकर के क्या सोचते थे वो बताया गया है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का व्यू क्या था कंजर्वेशन को लेकर के। कंजर्वेशन को लेकर के गांधी जी ये बोलते थे कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी ने बोला है कि अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल के नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर इंडिविजुअल लालची है, अगर कोई लालच दिखा रहा है तो उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए हमेशा कमी पड़ी रहेगी, राइट। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी कभी आता है 5 मार्क्स में आता है ये।
लैंड जो है वो भी अपने आप में क्या है, सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, ना फॉरेस्ट रहेगा, ना इंडस्ट्री रहेगी, ना अर्बन एरिया, ना रूरल एरिया, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है लैंड रिसोर्सेज है, राइट। अगर लैंड ही हमारा ख़राब रहेगा, लैंड रहेगा ही नहीं तो लाइफ ही नहीं पॉसिबल है। आप सोच करके देखो, अगर लैंड रिसोर्सेज या लैंड ही ना रहे, लैंड रिसोर्सेज ही ना रहे तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इसमें देखते हैं लैंड रिसोर्सेज को लेकर के। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। सपोर्ट वेजिटेशन, वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। वेजिटेशन का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधे हो गए इनको सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब को सपोर्ट करता है, राइट। अब देखते हैं जरा इसका डिवीजन। 43% जो लैंड है वो प्लेन रीजन में, प्लेन रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है फैसिलिटी किया जाता है। जैसे यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लैंड रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसका 43% जो है प्लेन रीजन है जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। 30% जो लैंड रिसोर्स है हमारा, उसका 30% माउंटेन रीजन है, राइट। 27% प्लेट्यू रीजन है और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का। तो ये खैर आपके एग्जाम्स में इतना फैक्चुअल नहीं पूछते हैं, बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि टोटल जो लैंड रिसोर्सेज है उसका 43% प्लेन रीजन है, 30% माउंटेन रीजन है, 27% प्लेट्यू रीजन है, राइट। लैंड यूटिलाइजेशन एंड कैटेगरीज देखते हैं, मतलब कि लैंड का जो यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ है, किस किस फॉर्म में है, उस चीज़ को इस टॉपिक में समझना है। जैसे फॉरेस्ट, टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो फॉरेस्ट जो है वो लैंड यूटिलाइजेशन का सबसे बड़ा एरिया होता है, राइट। सेकंड ये देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन और कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखो बैरन एंड वेस्टलैंड, रॉकी, एरिड, डिजर्ट एरिया, ये सब भी जो है लैंड यूटिलाइजेशन के पार्ट हैं। फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री, रेलवे, यहाँ सब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं, ये भी लैंड यूटिलाइजेशन में आता है। फिर है अदर अनकल्टिवेटेड एरिया जैसे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग, जहाँ पे काऊ हो गए या भैंस हो गई या बहुत सारे जो डोमेस्टिक एनिमल हो गए वो ग्रेजिंग करने जाते हैं, उस एरिया को, वो एरिया भी जो है हमारा इसमें जो है अनकल्टिवेटेड, वो एरिया जो है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन में आता है। फिर क्रॉप ग्रुप्स, मतलब कि जहाँ पे ट्री क्रॉप ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल होता है, तो वो भी लैंड यूटिलाइजेशन का पार्ट है। कल्चरेबल बेस्ड लैंड, मतलब कि 5 साल से ज़्यादा अगर कोई लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की जा रही है, तो 5 साल से ज़्यादा, तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आता है, ये भी लैंड यूटिलाइजेशन का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। फिर फॉलो लैंड देखते हैं, करंट फॉलो एंड अदर देन करंट फॉलो, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्स में आता है। करंट फॉलो लैंड वो होता है कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जहाँ पे 1 साल या 1 साल से कम एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं किया गया है, वो करंट फॉलो में आता है। अदर देन करंट फॉलो में मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे 1 से लेकर के 5 साल के बीच में कोई भी कल्चरेबल एक्टिविटी, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की गई है, वो अदर देन करंट फॉलो लैंड में आता है। क्लियर। फिर हमारा नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया में ये देखा जाता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, राइट, वो नेट सोन एरिया में हमारा आता है। तो जैसे मैं देखा था पंजाब हरियाणा का रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर, जहाँ पे नेट सोन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, उसी जगह अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो नेट सोन एरिया काफ़ी कम है। क्लियर यहाँ तक। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, इसमें देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या है और उसका कंजर्वेशन कैसे पॉसिबल है। तो ये देखते हैं कि जो वही सेम लाइन कि 95% जो ह्यूमन नीड होती है जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, वो कहाँ से पाती है, लैंड से आती है। ह्यूमन एक्टिविटी नॉट ओनली डिग्रेडेड लैंड बट ऑल्सो एक्सेलरेटेड नेचुरल फोर्सेज ऑफ डैमेज, मतलब इसमें ये बोला गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो ना केवल लैंड को डिग्रेड करती है बल्कि जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं उनको एक्सेलरेट कर देती हैं। जैसे नेचुरल फोर्सेस कैसे, कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो कहीं की लैंड
जो है वो ख़राब कर दी गई है, तो वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे ट्री नहीं होंगे, ट्री नहीं होगा तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेचुरल फोर्सेस हैं। अब तो इसमें इस लाइन में ये बोला गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो ना सिर्फ लैंड को डिग्रेड करती है, बल्कि जो डिग्रेड होने के जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको भी एक्सेलरेट कर देती है। अब देखना है कि कॉजेज कौन कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो सबसे पहला कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज है माइनिंग। माइनिंग में देखते हैं क्या है। माइनिंग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, माइनिंग सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, यहाँ सब होती है। अब आप लोग देखो कि जहाँ पे जिस एरिया में माइनिंग ज़्यादा होगी उस एरिया की जो मिट्टी होती है वो जनरली ब्लैक होगी या रेड टाइप की होगी, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल होता है। तो जो माइनिंग है, माइनिंग नो डाउट माइनिंग करके हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके आसपास के जो लैंड होते हैं वो लैंड ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन का जो सबसे पहला कॉज है वो है माइनिंग। माइनिंग करने से काफ़ी ज़्यादा जो है लैंड उसके आसपास की ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल होता है, ना तो जो है वहाँ पे फॉरेस्टेशन पॉसिबल होता है। फॉरेस्टेशन करने का मतलब है कि वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। क्लियर। दूसरा देखते हैं ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कहने का क्या मतलब होता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पहले देख लेते हैं। ओवर ग्रेजिंग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ओवर ग्रेजिंग ये होता है कि जैसे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल हो गए वो एक पर्टिकुलर एरिया में जा कर के घास को खाना, ये वहाँ पे बैठना, ये सब चीज़ें ओवर ग्रेजिंग में आता है। तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर जो ज़मीनों पे घास होती है अगर वो घास हट जाए तो वहाँ पे सॉइल इरोजन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, यहाँ पे अगर मान लीजिए घास है तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे से कंसिस्ट रहती है, बंधी हुई होती है। लेकिन अगर यहाँ की घास को हटा दिया जाए तो ये प्लेन लैंड हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे सॉइल इरोजन होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाए। तीसरा जो इश्यूज देखा जाता है लैंड डिग्रेडेशन का, ओवर इरिगेशन है। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये मोस्टली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में देखा जाता है। जो ओवर इरिगेशन होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है और वाटर लॉगिंग होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की जो सैलिनिटी और अल्कलैनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। राइट, मतलब सैलिनिटी और अल्कलैनिटी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है जिस एरिया में ओवर इरिगेशन हो रहा है। और ऐसे केस में फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं वो अफेक्टेड होने लगते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वो अगर किसी लैंड से होकर के जा रहे होते हैं तो उस एरिया में जो फर्टिलिटी रहती है लैंड की वो ख़राब हो जाती है। राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ये चारों पॉइंट आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जिस तरीके से लैंड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है उसी तरीके से सॉइल भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारा। अब ऐसे केस में ये देखते हैं कि अगर सॉइल हमारी फर्टाइल है तब तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो काफ़ी लो होगा। राइट, अब जब क्रॉप प्रोडक्शन लो होगा तो ऐसे केस में ये देखा जाता है कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, जो फूड इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, ये इनकी जो फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब ऐसे केस में अगर फूड नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हंगर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। राइट, तो सॉइल काफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको कंजर्व करना और उसको सेव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आपके टाइम में। सॉइल में सबसे पहले फर्स्ट टाइप का सॉइल देखते हैं जिसका नाम है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल वो होता है, सबसे पहले देखते हैं अलुवियल सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला बांगर, दूसरा खादर। बांगर ओल्ड अलुवियल सॉइल बोलते हैं और खादर न्यू अलुवियल सॉइल को बोलते हैं। अब ये देखते हैं पाया कहाँ जाता है। ये जनरली नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन कहने मतलब जो गंगा का एरिया हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ सबके रीजन पे जो है ये जनरली पाया जाता है।
और इसके बाद ये देखते हैं कि इस सॉइल में सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप क्या होती है। तो इस सॉइल की सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है वो शुगर केन है, पैडी है, वीट है, सीरियल्स है, ये सब है, राइट। सेकेंड टाइप की सॉइल जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। इसी ब्लैक सॉइल को, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आता है। अलुवियल सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल और कॉटन सॉइल बोलते हैं। कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और ये ब्लैक कलर की भी सॉइल होती है। और जनरली ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़ रीजन पे पाई जाती है। जनरली इसमें ये देखा जाता है कि वेस्टर्न घाट में आता है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, ये सारा जो है वेस्टर्न घाट जो है अपना, जहाँ सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उस रीजन पे ये सब आता है। और कॉटन जो है यहाँ पे सबसे आइडियल क्रॉप माना जाता है इस ब्लैक सॉइल में। अब ब्लैक सॉइल बनता कैसे है? ब्लैक सॉइल जो है वो बसाल्ट और लावा के थ्रू बनता है। जनरली वॉल्केनिक इरप्शन से जो है लावा और बसाल्ट जो है अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं, और सालों बाद जब ये कूल्ड हो जाते हैं, जब ये ठंडे हो जाते हैं, तब ये पत्थर के टाइप के हो जाते हैं, और इसी रीजन पे जो है ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है, बनती है। और इसमें जनरली देखते हैं कि ये जो है ब्लैक सॉइल जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, इन सब में काफ़ी रिच होते हैं, लेकिन फास्फोरिक कंटेंट में ये काफ़ी वीक होते हैं, राइट। इसके साथ ये देखा जाता है कि जब समर आता है तब ब्लैक सॉइल के बीच में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। थर्ड टाइप की जो सॉइल पाई जाती है वो होती है रेड एंड येलो सॉइल। ये जनरली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट रीजन पे पाई जाती है, और यहाँ पे जर्नल क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है। जर्नल क्रॉप कहने का मतलब है कि वीट हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, राइट, यही सब जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। सॉरी, इसका कलर रेड कलर का होता है क्योंकि इसकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाती है, यानी आयरन इसमें से निकल जाता है, और इसका कलर इसीलिए येलो और थोड़ा रेड कलर का होता है ये। नेक्स्ट जो सॉइल है वो लैटराइट सॉइल है। लैटराइट सॉइल जो है वो ईंटें बनाने के काम में आती है, राइट। और ये बनता कैसे है? लैटराइट सॉइल जो है वो हेवी लीचिंग की वजह से बनता है। हेवी लीचिंग करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी इंटेंस रेनफॉल होती है, तो उस सॉइल के ऊपर जो लेयर होती है वो वॉश आउट हो जाती है, और उसी से जो है उसी को बोलते हैं लीचिंग। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब सॉइल के फर्स्ट लेयर जो होती है वो वॉश आउट हो जाती है, तो उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, राइट। इसीलिए जो है ये इस सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब क्रॉप प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जनरली वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। ये रेड ब्राउन कलर की होती है, और ये मोस्टली जो सैंड वगैरह होता है इसी को जो है एरिड सॉइल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस सॉइल में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो जनरली पॉसिबल नहीं होता इस सॉइल में। नेक्स्ट सॉइल फॉरेस्ट सॉइल देखते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो ऑब्वियस सी बात है, नाम जैसा है वैसे ही ये सॉइल होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से फॉरेस्ट में पाई जा रही है सॉइल ये। जैसे माउंटेन जोन में जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की सॉइल अलग होती है, प्लेन रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ की सॉइल अलग होती है, राइट। तो रीजन टू रीजन ये वेरी करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसमें पहला देखते हैं गुली इरोजन। गुली इरोजन वो होता है जिसमें जो सॉइल का इरोजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, राइट। इसमें सॉइल के बीच में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसी को गुली इरोजन बोलते हैं। यहाँ ये जनरली ये रिवराइन एरिया, चंबल बेसिन वगैरह में ज़्यादा होता है, जैसा आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। और इसको कंजर्व करने के लिए टेरेस कल्टीवेशन, कंटूर प्लाविंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीट इरोजन। शीट इरोजन में ये देखा जाता है जो फर्स्ट लेयर, सिंपल सी बात है, जो ये सॉइल की फर्स्ट लेयर होती है वो वॉश आउट हो जाती है रेन की वजह से। इसको कंजर्व करने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है, जो हवाओं की वजह से जो मिट्टी के कण धूल जो है ये उड़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस हो जाते हैं, इनको जो है विंड इरोजन बोलते हैं। इनको सेव करने के लिए शेल्टर बेल्ट, थॉर्नी बुशेस इन सब का यूज करते हैं। थॉर्नी बुशेस वो जैसे जंगली कटीले पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि जो धूल के कण हो, मिट्टी हो, वो उड़े ना हवा की वजह से। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्टिव फार्मिंग। डिफेक्टिव फार्मिंग वो होती है जहाँ पे जैसे प्लाउइंग कर दिया जाता है, लेकिन प्लाउइंग के बाद जो है उस फील्ड का मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, ऐसे खुला ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहाँ पे सॉइल इरोजन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसी को डिफेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं। सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के लिए पहला तरीका है कंटूर प्लाविंग। कंटूर प्लाविंग जो है वाटर फ्लो को काफ़ी स्लो कर देता है, जैसा पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। सेकंड है टेरेस कल्टीवेशन, ये जो है हिली एरिया में किया जाता है, राइट। थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो स्ट्रिप में किया जाता है, जैसे पोटैटो का कल्टीवेशन वगैरह अगर आप लोग देखो तो वो स्ट्रिप में किया जाता है, तो वो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। इससे भी कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन पॉसिबल होता है, सॉइल इरोजन रोकने के चांसेस होते हैं। थर्ड है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट जनरली इस एरिया में किया जाता है जहाँ पे जो तूफान हो गया, विंड हो गया, इनकी वजह से जो है सॉइल इरोजन हो रहा होता है। ये जनरली वेस्टर्न इंडिया यानी राजस्थान, गुजरात, यहाँ सब किया जाता है। थर्ड है फोर्थ है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन में ये देखा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा दिए जाएं तो वहाँ पर भी सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है और सॉइल इरोजन उस एरिया का रुक जाता है, राइट। इसके बाद देखते हैं ग्रेजिंग मैनेजमेंट। ग्रेजिंग मैनेजमेंट ये होता है जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो घास को खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे, तो ऐसे केस में देखा जाता है कि अगर उस एरिया का मैनेजमेंट ना किया गया तो वहाँ पर भी इरोजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी एरिया में ग्रासेस वगैरह हैं तो सॉइल को कंसोलिडेट करके रखते हैं, लेकिन अगर उस एरिया में मैनेजमेंट ना किया गया तो वहाँ पे इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई टॉपिक, कुछ भी चीज़ें कन्फ्यूजन रही हो या ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, यहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक फिर से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।